नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सदस्य अफरोज अहमद ने इंदौर के प्रशासनिक अधिकारियों की कलेक्टर कार्यालय स्थित महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें उन्होंने पर्यावरण सहेजने के साथ ही जल स्रोत को बचाने और हरियाली को सहेजने संबंधित तमाम बिंदुओं पर अपनी बात रखी। इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी, निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह, एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगड़कर, शहर के लगभग सभी प्रमुख प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में एनजीटी सदस्य अफरोज अहमद ने इंदौर शहर की तारीफ करते हुए कहा कि शहर की जनता का शहर को स्वच्छ शहर बनाने में काफी योगदान है। वहीं यहां के प्रशासनिक अधिकारियों की भी उन्होंने सराहना की। एनजीटी के डॉक्टर अहमद ने इंदौर शहर के जल स्रोत में तालाब और बावड़ियों को सहेजने के साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए किन किन बिंदुओं पर कार्य करना आवश्यक है, इस पर बैठक में चर्चा की। वहीं डॉक्टर अफरोज अहमद ने पर्यावरण सुधार का जिक्र करते हुए नर्मदा नदी को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि राजस्थान, गुजरात सहित मध्य प्रदेश को नर्मदा नदी का पूरा लाभ मिल रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पूरे इकोसिस्टम का एक तंत्र है। प्राचीन जमाने से भी लोगों में जागरूकता पर्यावरण की वर्ड भी शायद उस समय नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि माहौल को बचाना है। माहौलियात एक उर्दू वर्ड है। माहौलियात का मतलब ही है पर्यावरण। तो पर्यावरण आज हम हजारों साल से जब तक मानव है, वो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत अच्छे काम करता था। इसीलिए बावड़ियां भी इस तरह से विकसित की गई थी कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगी, वहाँ के स्थानीय मौसम को भी वो रेगुलेट करेंगी, संचालित करेंगी। इसके साथ साथ बावड़ियों में कुछ गरीब परिवारों की भी जीविका चलती है। जैसे छोटे तालाब हैं, उसमें सिंगाड़ा लगा दिया। बिहार में आप चले जाएं, उसमें फॉक्सनट जो है, जिसको आप मखाना कहते हैं, पूरे बिहार में 90% मखाना बिहार से आता है, इंडिया में या बाहर के देशों में। तो तालाबों में होता, छोटे छोटे तालाबों में, छोटे छोटे तालाब में मछली पालन करके लोग जीविका करता है। तो स्थानीय मौसम को भी वो रेगुलेट करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते ही हैं। और दूसरा, कार्बन का सिंक भी होता है। जो कार्बन आज बात चल रही है, वो खासतौर से बावड़ियों में, और जो उसकी मिट्टी है, उसकी जो वनस्पतियां हैं, उसके अंदर ये समाहित रहता है। तो इसलिए बावड़ियों का सांस्कृतिक महत्व भी हमारे देश में दिया गया। उसका हमारे देश में खासतौर से जो रिलीजियस महत्व है, धार्मिक महत्व भी दिया गया और उससे जोड़ा गया। बावड़ियों को पूजते हैं लोग, इसीलिए पूजते हैं कि उसका पर्यावरणीय महत्व बहुत है। जहाँ तक प्रश्न इंदौर का है, इंदौर का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो भौगोलिक स्थिति है, ऐसी स्थिति में ग्राउंड वाटर बहुत गहरा है। और ऐसे गहरे, क्योंकि ये गंगा बेसिन में जरूर है, लेकिन गंगा बेसिन का एक छोर है जहाँ पर कोई ऐसी मिट्टी की बनावट नहीं है जहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत ही रिच हो। ऐसी जगहों पर बावड़ियों का महत्व बहुत ज़्यादा है और उसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको हम बचाएं, एक रिजर्व के रूप में हम रखें। लेकिन ये देखा गया है कि इंदौर ही नहीं, अभी मैंने आपका जिक्र किया, अयोध्या जैसे शहर में सारी बावड़ियों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने वहाँ कदम उठाए हैं, जो बड़ा सराहनीय काम है। मैं उम्मीद करता हूँ इंदौर में भी हमारे जिला प्रशासन में कलेक्टर साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर की कमिश्नर साहिबा इस पर जोर देकर पब्लिक पार्टिसिपेशन से जितनी भी बावड़ियां हमारी हैं, आज दिख रही हैं, मौजूद हैं, उसको संरक्षित करने के लिए यथावत पूरा प्रयास करेंगे और उसको बचाएंगे और उसको संरक्षित करेंगे। फसलों के लिए मैंने आपसे साझा किया कि आज एनर्जी पिलेट्स बनने शुरू हो गए हैं। और दूसरी बात, अगर हम उस जो रेजिड्यूज है, जो बचा हुआ फसल का हिस्सा है, जब हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं, फसल को हम जब काट लेते हैं, तो जो भी हिस्सा है उसको हम मल्चिंग करके भी उसको खाद बनाने के काम आ जाता है। बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। तो उसको काट के एक तो हम वर्मी कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं अलग ले जाकर, दूसरा मल्चिंग करके यानी पानी जमा करके उसमें थोड़ा खाद भी डालकर उसको हम सड़ा सकते हैं वहाँ पर दूसरी फसल के आने तक। तीसरी बात है कि अगर हम आज मशीनों से कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ हमारा जो रेजिड्यू है वो बड़ा बचा रहता है। उस रेजिड्यू से हम एनर्जी पिलेट भी बना सकते हैं, जिसमें हमको काफ़ी रोजगार भी क्रिएट हो सकता है और एयर पोल्यूशन से हम बच सकते हैं। तो ये आम जनता की भागीदारी से और जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज दुनिया बहुत छोटी है, आज गूगल करके आप कहीं देख लें, तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी है एनर्जी पिलेट की जो आज पंजाब में भी लागू हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर लागू हो रही हैं और भी कई प्रदेश होंगे जहाँ पर ये एनर्जी पिलेट्स बन रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि दूसरे भी जिले और राज्य का अनुसरण। जैसा मैंने आपको बताया कि नदियां भी एक पारिस्थितिक तंत्र का और प्राकृतिक संसाधनों का बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है। नदियों को अगर माइनस कर दें तो समंदर नहीं रहेंगे, समंदर नहीं रहेंगे तो आपका मौसम नहीं रहेगा, जब आपका मौसम ही नहीं रहेगा तो ये प्लानेट ही नहीं रहेगा। तो नदियों के लिए भी भगवान ने, ईश्वर ने पहाड़ों की पैदाइश की, हिमालय को पैदा किया जहां से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, सतलज निकलती है। आपके सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों को दिया जहां से मां नर्मदा निकलती हैं, सोन नदी निकलती है, तमाम और नदियां निकलती हैं। छोटा छोटा जो नदियों का क्या है कि जो बड़ी नदियां हैं उनकी तमाम ये एक हिसाब से वेन्स हैं, एक धमनियां हैं। ये नदी केवल एक इंटिटी नहीं है, नदी सब छोटी छोटी नदियों को लेकर एक नदी बनती है। उसका एक आवास क्षेत्र है, उसका एक कैचमेंट एरिया है। अगर उस कैचमेंट एरिया को हम मार देंगे तो नदियों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए नदियों के प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है कि उसके कैचमेंट को भी हम बचाएं, प्रबंधन करें। नदियों का फ्लड प्लेन जोन ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। सरकारें जो भी निश्चित करें कितना मीटर होगा, लेकिन उसको बचाने से आपका जो अतिक्रमण है वो हट जाएगा और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा कि किसी की बस्ती हो। मेरे पास मामले हैं जिसमें 40-40 साल से 50-50 साल से लोग जंगल में बसे हुए हैं, जंगल की जमीन में। अब उनको हटाना है तो उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। इसी तरह से नदियों के किनारे लोग बस गए हैं, उनको भी हटाना एक मानवीय पहलू भी है। तो इसलिए जरूरी अभी है, वक्त की मांग है कि जो भी नदियां हमारी हैं उसका एक फ्लड प्लेन जोन होना चाहिए। जो भी तालाब है उसका भी हमारा एक जोन, कैचमेंट होना चाहिए, बफर जोन होना चाहिए कि इसके आगे हम इसमें कब्जा नहीं कर सकते। तो ये अहम जरूरत है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।